एक हुआ पैसिव पार्ट। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, और 10 लाख क्यों, इसका आंसर भी हम देंगे। मान लेते हैं हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, उसका जो 80% है, 80% हम लगा देंगे इंडेक्स में। आप भले ETF में लगा दें, आप म्यूचुअल फंड में लगा दें, तो अगर आपके शायद पहले से लगे हुए हों, एक्टिव फंड्स बोल लीजिए या जो भी, वो भी चलेगा। लेकिन सो लॉन्ग एज वो मार्केट के डायरेक्शन में लगे हुए हैं, लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज में लगे हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में, तो वो 80%। उसका जो बैलेंस 20% है, करीब 2 लाख, वो हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। उसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए करीब करीब 1,10,000 का मार्जिन लगता है एक लॉट के लिए, तो वो तो लगेगा। उसके अलावा जो 90,000 रुपये है वो बफर के लिए रखेंगे। वेलकम संदीप जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम फॉर स्टेइंग बैक। वैसे हम लोग यहीं पर ही हैं दोस्तों, खाली वीडियो शिफ्ट हुआ है। तो संदीप जी के बारे में, इफ़ यू डोंट नो, yesterday we had a brief call about him, and he is a financially independent person, has done few things occupationally in his job, then business, and then now he is a full-time market participant. Absolutely. A combination of investor and trader. Yes. More of an investor, less of a trader. दोनों आई वुड से 50-50 हो गया। हाँ ठीक है, तो आज हमको आप 50-50 बिल्कुल 50-50 तरीके से बताएंगे। हाँ। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट इनटू हिज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इज जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सर एब्सोल्युटली, ऑल योर्स। ओके, सो आज हम जिस इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक यूजुअली आप देखेंगे, हम सब होते हैं, हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मार्केट में लगे हुए होते हैं। भले ही वो ETF में हो, भले ही वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में हो, लेकिन लगे होते हैं, और वो तो पैसिव इन्वेस्टर्स हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट के जो साइकिल्स होते हैं उसके थ्रू कुछ प्रॉफिट बनाना चाहें, भले ही वो अपसाइड के साइकिल हो, भले ही वो डाउन साइड के साइकिल हो, डाउन साइड्स, या फिर आप अगर डाउन साइड से बचना चाहो, अब भले वो कोविड जैसा क्रैश हो या छोटा सा क्रैश हो जहाँ पे 5-6% मार्केट गिरा हो, आप उससे बचना चाहोगे, तो ये जो मैं स्ट्रैटेजी आज शेयर करना चाहता हूँ वो उन लोगों के लिए जो ये दोनों चीज़ें करना चाहते हैं पैरेलली। अच्छा। मार्केट में इन्वेस्टर रहना चाहते हैं, उसको तो हम टच नहीं करेंगे, लेकिन साथ में फ्यूचर्स को यूज़ करते हुए दोनों तरफ मार्केट के अपसाइड में भी और डाउन साइड में भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए है ये स्ट्रैटेजी। सर ये तो $1 बिलियन का वीडियो बनने वाला है। लगता तो ऐसा ही है। सो उसी से मुझे लेट्स सी, है तो ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी। मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, मैं दिखाऊंगा तो सही। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं वो जरूर जानना जरूरी है बिफोर वी गेट इनटू इट, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होली ग्रेल तो है नहीं मार्केट में, और कुछ अगर अच्छा दिख रहा हो तो उसके चैलेंजेस भी होते हैं, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे टुवर्ड्स एंड। या छोटी सी बात दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी डिस्कशन होती है ना इस वीडियोस में, इसका मतलब नहीं है कि कल जाके बटन दबा दिया। बिल्कुल, समझदार आदमी वही है जो हर स्ट्रैटेजी को पहले परखता है, बैक टेस्ट करता है, देखता है ये वर्क कर रही है क्या, और थोड़े दिनों तक पेपर ट्रेडिंग करके देखता है कि एक्चुअल में वो अभी वर्क कर रही है क्या। उसके बाद छोटे छोटे क्वांटिटी से चालू करता है, फिर कहीं महीनों बाद बड़ा क्वांटिटी कमिट करता है। तो अगर आप नेक्स्ट डे जाके बड़ा पैसा लगा देंगे और फिर मेरे को ट्रोल करेंगे, तो मैं कुछ नहीं जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि उसका कोई मायने नहीं है, आपने गलती की है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर्स के साथ वो है लेवरेज की। क्योंकि आप देते तो आप लगाते तो 1-1.5 लाख रुपए हो, लेकिन आप जो पोजीशन लेते हो वो काफ़ी बड़े अमाउंट की होती है, और ये जो कॉन्सेप्ट लोग समझ नहीं पाते, तो उस पर भी हम थोड़ा गौर करेंगे, ताकि ये जो आपने इशू बताई रिस्क की, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकें। सही है, ठीक। वैसे संदीप जी, हमारे कई लर्नर्स भी आए हुए हैं, तो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी लर्नर्स है जो हमारे साथ जुड़े हैं और क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप पढ़ाएं तो मुझे खाली मत पढ़ाइएगा, उनको ज़्यादा पढ़ाइए। बिल्कुल घुस ही जाऊंगा आपके। बिल्कुल, कहीं भी मुझे स्टॉप कर लीजिएगा, आप लोग भी हैप्पी टू आंसर। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं ये स्ट्रैटेजी ओवरव्यू पे कि ये स्ट्रैटेजी चलता कैसे। सो मोटे तौर पे इस स्ट्रैटेजी के 2 पार्ट हैं। एक हुआ पैसिव पार्ट। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, और 10 लाख क्यों,
इसका आंसर भी हम देंगे। मान लेते हैं हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, उसका जो 80% है, 80% हम लगा देंगे इंडेक्स में। आप भले ETF में लगा दें, आप म्यूचुअल फंड में लगा दें, तो अगर आपके शायद पहले से लगे हुए हों एक्टिव फंड्स बोल लीजिए या जो भी, वो भी चलेगा। लेकिन सो लॉन्ग एज वो मार्केट के डायरेक्शन में लगे हुए हैं, लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज में लगे हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो 80%। उसका जो बैलेंस 20% है, करीब 2 लाख, वो हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। उसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए करीब करीब 1,10,000 का मार्जिन लगता है एक लॉट के लिए, तो वो तो लगेगा। उसके अलावा जो 90,000 रुपये वो बफर के लिए रखेंगे, तो वो डिटेल्स हम आगे जाएंगे। ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए, और इन 2 की PNL साथ में चलती रहेगी। अगर आप एंड ऑफ द ईयर देखेंगे तो फ्यूचर्स का एक PNL चलेगा। हाँ। हम शायद हमने पैसा बनाया हो या गवाया हो उसमें, और ये पैसिव पार्ट जो है वो तो लगा रहेगा। उस पर हम कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उस पर ना कोई हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो टैक्सेस हैं वो भी लगने देंगे, तो वो लॉन्ग टर्म पे ही चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गया। सो लेट्स जंप इनटू क्या क्या करने वाले हैं हम अगले आधे 1 घंटे में। तो ये पहले हम लेवरेज समझेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया था, मुझे सबसे बड़ा रिस्क जो एक अपकमिंग ट्रेडर के लिए लगता है कि वो यही है कि अगर आपने लेवरेज बिना समझे फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करी, तो शायद आप अगर लकी हो तो कुछ 1 हफ्ते बच जाएं, और अगर अनलकी हो तो कुछ दिनों में ही आपका मार्जिन कॉल आ जाएगा। तो मैं उसके बारे में फोकस करना चाहूँगा पहले। उसके बाद पोजीशन साइज कैसे करेंगे इस स्ट्रैटेजी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो ट्रेंड फॉलोइंग की बात करेंगे क्या होता है और इसके रूल्स क्या होते हैं। एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस रूल्स हो गए, एग्जिट कैसे होता है वो हम समझेंगे, और लास्ट में रिस्क मैनेजमेंट। सो दीज आर द थिंग्स। तो सबसे पहले लेवरेज क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो लेवरेज एक तरीके से उधार लेना होता है, उधार होता है। तो अब मान लेते हैं कि अब 19,500 पे अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो एक फ्यूचर्स का लॉट साइज होता है। हमारे यहाँ अभी 50 का साइज चल रहा है, बरोबर है। और उस लॉट साइज को अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो ब्रोकर सिर्फ आपसे 1,10,000 मांगता है। लेकिन वो 1,10,000 की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपने अगर 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाता है करीब करीब 10 लाख। तो आप दे तो 1 लाख रुपए रहे हैं, लेकिन आपकी जो पोजीशन की वैल्यू है जिस पे PNL कैलकुलेट होगा वो 10 लाख की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 लाख दे के 10x लेवरेज ले रहे हैं, और उसी से फायदा भी होता है, और जब नुकसान होता है तो 10x नुकसान होगा, क्योंकि आपने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 80% जो हम ये कहते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको ट्रेड करना हो तो मिनिमम आपके 10 लाख लगेंगे। अच्छा। तो आप सिर्फ फ्यूचर्स के मार्जिन से इसको ना ट्रेड करें। समझ गया। तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को लगाएं, लेकिन हाँ उसको हम पूरी तरीके से यूज नहीं करेंगे। 80% हम लगा देंगे उसको ETF में या म्यूचुअल फंड में, और हम ट्रेड करेंगे सिर्फ 20% से। लेकिन जब आप 80% लगा दिए हैं तो 80% का आपने एक्सपोजर ले लिया, और जो आप 1 लाख पे और एक्सपोजर ले रहे हैं तो हमें 2x एक्सपोजर हो जाता है एक तरीके से। तो 80% से तो आपने लगा ही दिया, और यहाँ से आपको उतना ही मिल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, जब मार्केट मान लीजिए तेजी से ऊपर बढ़ रहा हो, तो ETF तो हम कमा ही रहा है पैसा, नोशनली कमा रहा हो, लेकिन हम क्योंकि हम बुक नहीं कर रहे वो नोशनल है, और लेकिन फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होती है उससे प्रॉफिट एक्यूमुलेट होता जाता है। तो ऑन द अप साइड आप डबल कमा रहे हो एक तरीके से, बट ऑन द डाउन साइड जब मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपका जो ETF में पैसा लगा है वो तो नीचे जा रहा है, और जो लेकिन फ्यूचर्स अगर वो शॉर्ट था तो वो सारे लॉसेस को कवर कर लेता है। तो दोनों तरफ से आपके फायदा हो जाता है। तो आपने सर इनडायरेक्टली ये करके अपना जो लिवरेज है, जो 9 टाइम्स लिवरेज था, वो आपने चीज लिवरेज रिड्यूस करके 2 टाइम्स से कर दिया। हाँ, 1x कर दिया एक तरीके से। ओके, विच इज वेरी गुड। ऑन द डाउन साइड अगर हम शॉर्ट हैं फ्यूचर्स पे तो लेवरेज 0 है, क्योंकि ये नेट कैंसिल कर देता है, क्योंकि हम लॉस खा रहे हैं ETF पे, और यहाँ पे हम फ्यूचर्स पे शॉर्ट हैं जो पैसा कमा रहा है, तो वहाँ का लॉस यहाँ के प्रॉफिट से कवर हो जाता है। तो लेवरेज कुछ भी नहीं होता एक तरीके से देखा जाए तो। ETF में इन्वेस्ट करके हमने उस लेवरेज को कम कर लिया, और ऑन वन साइड हम 1x लेवर्ड हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो और फ्यूचर्स भी लॉन्ग हो, और जब मार्केट नीचे जा रहा है और फ्यूचर्स अगर शॉर्ट है उस टाइम पे तो हमारे कोई लेवरेज नहीं होती, क्योंकि जो भी पैसा बन रहा है शॉर्ट साइड में वो लॉन्ग साइड में हम लूज कर जाएंगे, तो नेट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम कोशिश करते हैं समझने की। मान लेते हैं कि हमारा जो निफ्टी स्पॉट है जिसमें हमारे म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है वो 5% ऊपर जाता है। ठीक है, तो अगर वो 5% ऊपर जाता है तो करीब करीब वो 975 पॉइंट्स हो गए
उस पर आपने सिर्फ 5% ही कमाए क्योंकि वो उस पर कोई लेवरेज नहीं है। करेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो साथ में, तो क्या होता है कि आप करीब करीब 48,000 रुपीज कमाते हो ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, वो 43% हो जाता है अगर आप देखोगे उसको सिर्फ मार्जिन पे। मार्जिन आज की डेट में करीब करीब चल रहा है 1,10,000 रुपए का। तो 1,10,000 रुपए पे अगर आपने 5% स्पॉट पे कमाए हैं तो यहाँ पे आप करीब करीब 50% कमा लेते हो, क्योंकि 10x लेवरेज है। यही चीज ऑन द डाउन साइड भी अप्लाई करती है। डाउन साइड इसलिए अगर आपका लॉस हो जाता है 5% का, तो आपके जो भी मार्जिन का पैसा लगा था वो 50,000 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही ब्रोकर आपको कॉल कर देगा, क्योंकि मार्जिन कॉल जो होता है ब्रोकर इतने मतलब लॉस लेने ही नहीं देगा आपको, क्योंकि आपको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा कम से कम 1,10,000। तो उसके पहले ही मार्जिन ब्रोकर कॉल करके आपकी ट्रेड खत्म करा देगा। सो इसीलिए हम लेवरेज अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे पास हम पूरे जो भी 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उससे ट्रेड करें। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या तरीके होते हैं ये लेवरेज को कम करने के। तो मैंने तो आपको एक तरीका बताया कि हम इंडेक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं 80%। अगर लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हो और तभी भी इसको ट्रेड करना चाहते हो, तो उसका एक दूसरा तरीका ये है कि 80% आप किसी भी डेट फंड में या डेट प्रोडक्ट में डाल दें। ओके। तो वो भी चलेगा, तो उससे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा और आपने साइड में सिर्फ 20% को यूज करके आप फ्यूचर्स चला रहे हो। इसका जो टोटल रिटर्न जो है वो थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि जब मार्केट अगर मान लेते हैं एंड ऑफ द ईयर 10 या 15% ऊपर जाता है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डेट में हमने पैसा लगाया है, डेट फंड्स में लगाया है, उसमें कितना 5% या 7% उतना ही मिलेगा। लेकिन उससे बेटर है वो कि भाई आपने पूरा का पूरा लेवरेज लेके ट्रेड करें। उससे बेटर ये है कि आपने डेट पे लगाया, उसको प्लेज करके कुछ और कर लिया साथ में। All that you can do, so that is another possibility. तो एक प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट Yes, है। उसमें लोग यही करते हैं, यही करते कि 90% वो लोग डाल देते हैं डेट में, और उस डेट में मोटा मोटी 10% ब्याज मिलता है उनको। तो वो जो 10% ब्याज है, प्रैक्टिकली वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और वो जो 10% है उससे लेवरेज करेगा। तो वो भी करता हूँ मैं आज की डेट में, लेकिन वो शायद किसी और बाद में बात करते हैं। उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम प्रेफर्ड बोल रहे हैं, वो ये है कि 80% हम निफ्टी में लगाते हैं और जो बैलेंस 20% से हम फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे। हम उसे प्रेफर्ड क्यों बोलते हैं उसको हम जानेंगे आगे जाके। जब हम स्ट्रैटेजी समझ में आएगा हमको, तब पता चलेगा कि निफ्टी में अगर हम 80% लगाएं उसका बेनिफिट क्या है। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। तो हमने लेवरेज की बात करी, अब हम बात करते हैं पोजीशन साइज की, कि अगर किसी को ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करना हो तो वो पोजीशन साइज कैसे लगे, कितने लॉट लें। तो इसका मोटा रूल ये है कि अगर आप एक लॉट से ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए, जिसमें से 80% करीब करीब 8 लाख या निफ्टी में इन्वेस्टेड हो या किसी डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड हो, लेकिन आप 1 लाख से फ्यूचर्स ना ट्रेड करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बफर चाहिए, क्योंकि आपको बफर चाहिए M2M के लिए और लॉसेस के लिए, और ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। चल भी जाए अगर, वो कुछ दिनों तक चलेगा और आप कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे। सो दैट इज व्हाट इट इज। एक दूसरा तरीका है इसको समझने का, कि मान लेते हैं कल को मार्केट ऐसा हो, मैं चाहता तो नहीं हूँ कि हो, लेकिन हो सकता है कि 17,000 पे पहुँच जाए, और उस टाइम पे आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो कि आप कितने कैपिटल से इसको ट्रेड करें, तो सिंपल रूल ये है कि स्पॉट की वैल्यू ले लें, उसको 50 जो कि लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई करें, आपका जो भी आउटकम मिलता है वो है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ओके। आप उतने कैपिटल, दैट डिफाइंस द मिनिमम कैपिटल जिससे आपको ये ट्रेड करना है। तो आज की डेट पे भले ही वो 9.5 लाख 10 लाख चल रहा हो, लेकिन कल को अगर कोई ये ट्रेड करना चाहते हो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, 8.5 लाख हो जाएगा, लेकिन दैट इज द मिनिमम। दैट्स वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग कि मिनिमम कैपिटल कितना लगना चाहिए। ओके। अब आते हैं हम इसके जो ट्रेंड फॉलोइंग साइड पे है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा 80% लगा हुआ है निफ्टी पे, बैलेंस हम फ्यूचर्स पे ट्रेड करते जाते हैं। ये जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग है ये आवरली टाइम फ्रेम पे होती है। अच्छा। इसके जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो हर आवर के जो कैंडल या बार के क्लोज के बाद आता है, तब जनरेट होता है। सो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक्टिव स्ट्रैटेजी है। उस पर हम आएंगे। प्रेजेंट करने के लिए मैं इसके रिटर्न्स, मतलब कुछ बैक टेस्टेड हैं, 2020 तक ये बैक टेस्टेड है और 2020 से ये लाइव ट्रेडेड हो चुका है। तो ऐसा एक भी साल नहीं रहा ये। अगर आप 2008 से देखेंगे जहाँ ये स्ट्रैटेजी लॉस में गई हो इन कॉम्बिनेशन,
निफ्टी एक तरफ और फ्यूचर्स दोनों को अगर कंबाइन कर लें, ये कभी लॉस में नहीं गया है। 2008 में जब मार्केट ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 50% डाउन था, ये स्ट्रैटेजी करीब करीब 2% डाउन थी। अच्छा, तो आपने इसने बचाया, लेकिन पॉजिटिव में नहीं गया। उसके बाद हर साल ये पॉजिटिव ही रहा इन कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे। समझ गया। ठीक है, तो लेकिन अब शायद किसी के दिमाग में आई एक क्वेश्चन, उसके पहले मैं आंसर कर दूं कि 2020 जब मार्केट क्रैश हुआ तब ये इस स्ट्रैटेजी ने क्या किया, तो उसका एक व्यू देना चाहता हूं मैं। उसका व्यू ये है कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये मार्केट जब डाउन था, मेरे ख्याल से लोएस्ट पॉइंट था 23 मार्च को, जब मार्केट करीब करीब 35% डाउन था। ये स्ट्रैटेजी 5-6% पॉजिटिव में चल रही थी तब उस दिन। मतलब आप फ्यूचर शॉर्ट थे ऊपर में? हाँ, फ्यूचर्स कंप्लीटली शॉर्ट थे और भी पहले से ही करीब मेरा मानना है ये जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेड चला था ये करीब 15 या 20 फेब से शॉर्ट था और पूरा शॉर्ट चला ये करीब एंड ऑफ मार्च तक। बट आप आवली चार्ट पे कर रहे हैं। हाँ, आवली चार्ट पे कर रहे हैं। अगर आवली चार्ट पे शॉर्ट आ रहा है तो आप उसको महीनों तक चला रहे हैं? ये चलता रहता है, लेकिन रोल ओवर कर लेते हैं ना हम। वो ठीक है, वो तो चल रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स चलते हैं। सो जो मैंने आपको बताया ना, इसका लॉजिक ये है कि अगर आप देखें जो भी ट्रेंड्स हैं इंडेक्स के, वो अगर कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा है तो 1-2 हफ्ते चलता है, उससे बड़ा ट्रेंड चल रहा हो तो 3 हफ्ते चलता है, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं। मोस्ट कॉमनली आपको 1 वीक वाले ट्रेंड मिल जाते हैं। So that is what it is. का ट्रेंड में रिवर्सल आइडेंटिफाई करके स्क्वायर अप नहीं करता है? रिवर्सल, ये जो स्ट्रैटेजी है ये क्लियरली जो SAR बोलते हैं, जैसे कि स्टॉप एंड रिवर्स नहीं होता। तो इसकी जो एंट्री लॉजिक है जो मैं आपको आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जो ट्रेंड्स अगर आपको कैप्चर करने होते हैं, क्योंकि हमने ये अजम्पशन लगाया है कि 1 से 1.5 हफ्ते तक चलते हैं, तो अगर हम एक 35 to 40 पीरियड मूविंग एवरेज लेके चलें तो वो हमें ये कैप्चर करने देता है ये ट्रेंड। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में जैसे कोविड में हुआ, यही ट्रेंड बहुत ही एक्सट्रीम था जो कि 1 महीने तक चला, लेकिन ऐसे बहुत रेयरली होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 वीक 2 वीक्स, अगर 2 वीक्स चला तो हमें पता चलने लगता है कि एंड ऑफ 2 वीक्स कि अब ये मार्केट पलटेगा तो नहीं, लेकिन कुछ कंसोलिडेशन मोड पे आ सकता है। ऐसा हमें डेटा मतलब जो हमने देखा है उससे देखने को मिलता है। सो दूसरी चीज़ ये, इस स्ट्रैटेजी का विन रेट बहुत ही लो है, वो कि करीब 38% ऑफ टाइम्स। जिसका मतलब ये है कि 62% ऑफ टाइम्स, 60% ये जो सिग्नल आते हैं वो रॉन्ग ही होंगे और वो क्लोज हो जाएंगे 1 से 2 दिन में, आप उसमें पैसा नहीं बनाओगे। ओके, ओनली 40% ऑफ टाइम जो स्ट्रैटेजी के जो सिग्नल होते हैं वो आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते वाले ट्रेड देगा और उससे पैसे बनने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि साइकोलॉजिकली ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप हारने वाले हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रेड लॉस में जाने वाले हैं। ओके, बट विन साइज पॉजिटिव है, इसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, विच मीन्स जो लॉस के साइजेस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जो गेन्स के साइजेस होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट कवर्स एंड स्टिल मेक्स मनी इन द लॉन्ग रन। ये तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड का स्ट्रैटेजी लग रहा है, क्योंकि उनका भी यही है, एक्यूरेसी इज ओनली 40%। यूएस में सर CTA जो होते हैं, CTA का मतलब होता है कमोडिटी ट्रेडिंग एडवाइज़र, वो एक तरीके से इंडियन PMS की तरह होते हैं, लेकिन वो लोग एक कॉन्सेप्ट चलाते हैं, उसको बोलते हैं मैनेज फ्यूचर्स। मैनेज फ्यूचर्स का मतलब ये होता है कि वो 2 बड़े बड़े बकेट्स ऑफ एसेट क्लासेस ढूंढ लेते हैं। करेक्ट, ठीक है, नॉन कोरिलेटेड। तो एक तरफ इक्विटीज़ रहा, और जो भी इक्विटी से कोरिलेटेड रहता है एसेट उसको एक तरफ रखते हैं, और जो भी नॉन कोरिलेटेड होता है, गोल्ड हो गया या किसी और एसेट क्लास, तो वो सारे एक तरफ, और इन दोनों को वो पैरेलली चलाते हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर्स की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, सिंगल एसेट है, सिर्फ हम एक इंडेक्स पे चला रहे हैं, वो लोग मल्टीपल एसेट पे चलाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब मार्केट में किसी भी टाइम पे हम कहीं ना कहीं लॉन्ग होंगे और कहीं ना कहीं शॉर्ट होंगे, तो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन वहाँ से भी है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो निफ्टी जो ETF हम लोगों ने 80% अपना कैपिटल किया है, उसको तो प्लेज किया, राइट? हाँ। और जो आप निफ्टी फ्यूचर्स में आप लॉन्ग या शॉर्ट हो रहे हो, ठीक है, वो आप आवरली चार्ट में देख के एंट्री या एग्जिट कर रहे हो, बट वो ओवरनाइट पोजीशन रहता है, पोजीशन ओवरनाइट रहता है। तो एट दिस टाइम मतलब ये वाइज नहीं होगा कि उसको प्रोटेक्टिव पुट या कवर्ड कॉल में हेज करके पोजीशन एंटर किया जाए? आप बोल रहे हो उस फ्यूचर्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जो फ्यूचर्स का जो रिस्क आता है वो लेवरेज से आता है ज़्यादातर, तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन्वेस्ट करके कवर कर लिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर हम और प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो जो भी प्रॉफिट्स है वो भी कम हो जाएंगे, और पूरा का पूरा सिस्टम ही काफ़ी म्यूटेड हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि आप गेन्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। हाँ। तो जो रिस्क था वो हमने लेवरेज कम करके
उसको मैनेज कर लिया है तो उसको और कम करने का कोई तरीका नहीं बनता, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता. सो दैट इज़ द रीज़न वाई हम सिर्फ फ्यूचर्स एक ही साइड डायरेक्शनल चलाते हैं. जस्ट बिकॉज हम लोग उस पे प्लेज कर चुके, सो वी आर नॉट टेकिंग एनी प्रोटेक्शन. प्लेज करो या ना करो उसकी कोई मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्लेज करो. क्योंकि आपने जो 10 लाख या 8 लाख लगाए हैं तो वो तो लगा रहेगा, वो हमेशा लॉन्ग ओनली रहेगा. तो आप तो बस एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो और आपका कैपिटल है टोटल 10 लाख का. तो अगर आप 10 लाख के लेवल पे देखें तो आपका जो भी है ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता. ओके. श्योर. सो कमिंग बैक टू द रूल्स ऑफ दिस सिस्टम, ये एक अवर्ली टाइम फ्रेम पे चल रहा है ये स्ट्रैटेजी. इसके एंट्रीज और एग्जिट अवर्ली पे देखते हैं हम. और रोज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इस स्ट्रैटेजी पे एक स्टॉप लॉस चलती है. 9:15 बजे हम मार्केट पे एक स्टॉप लॉस डिटरमाइन करते हैं और वो स्टॉप लॉस पूरे दिन के लिए चलता है. ओके. ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है. आज एक रहेगा, कल उसकी वैल्यू अगर ट्रेंड हमारे डायरेक्शन पे चलता रहे तो रोज स्टॉप लॉस भी ट्रेड के डायरेक्शन पे बढ़ता रहता है. ओके. ओवरनाइट हम कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं. ओवरनाइट चलता रहेगा क्योंकि हमारी इस स्ट्रैटेजी के जो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट है वो ओवरनाइट आता है, क्योंकि गैप्स जो आते हैं वो उसी से फ़ायदा होता है काफ़ी. सो ओवरनाइट हम कोई प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द डे हमारा एक स्टॉप लॉस चलेगा और वो स्टॉप लॉस एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है. और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है हम एक नेक्स्ट डायरेक्शन का वेट करते हैं जिसके रूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ओके. सो एक 2 पार्ट्स हैं इस ट्रेडिंग रूल्स में. एक होता है डायरेक्शनल बायस. डायरेक्शनल बायस डिटरमाइन करने के लिए हम मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे. सो मूविंग एवरेज का ये मतलब होता है अवर्ली पे. तो हम 35 से 40 की वैल्यू के बीच में जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं सब काम करता है. लेकिन आपने अगर स्टार्ट किया सिस्टम ट्रेड करना 36 से या 40 से, वहीं रहें. रोज़ वो 35 से 40 के बीच में फाइन ट्यून करने की कोशिश ना करें. लेकिन कुछ भी करोगे आप मोर और लेस मोटा मोटी 35 से 40 के बीच में आपका मूविंग एवरेज है. तो वो मूविंग एवरेज के अगर ऊपर क्लोज हुआ मार्केट तो इसका मतलब ये है हमारा पॉजिटिव बायस है. ओके. और अगर उसके नीचे क्लोज हुआ ड्यूरिंग द डे तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाउन साइड बायस है. ये बस बायस है, अभी हम एंट्री नहीं ले रहे हैं सिस्टम में. ओके. सो एक बार बायस डिटरमाइन हो गया उसके बाद एंट्री लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे. तो एंट्री लॉजिक ये होगा कि मान लेते हैं कि 10:15 बज रहे हैं अभी और मार्केट का एक कैंडल फॉर्म हो चुका है तो और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है. मानते हैं कि ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है. अगर वो ऊपर क्लोज हुआ इसका मतलब वहाँ बायस लॉन्ग है. लेकिन अब लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 19,500 पे क्लोज हुआ मार्केट, लेकिन अभी हम थोड़े नीचे चल रहे हैं. अभी हम 19,450 पे चल रहे हैं. तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक जो हाई ऑफ द डे है तब तक का हाई 19,500 था. तो जब तक हाई ऑफ द डे ब्रीच नहीं होता हम एंट्री नहीं लेते. तो हम वेट करते हैं. तो बेसिकली हम अगर बुलिश बायस है और पहला आवरली कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब घुसना है. लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल ही वो ऊपर खुला तो नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर खुला तो तभी की तभी एंट्री ले लेंगे उसको. हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले अवर ने हमको बायस दिया ऊपर का और ट्रेड नहीं आया क्योंकि ब्रीच नहीं हुआ. अब अगले नेक्स्ट आवर में मार्केट ने नीचे की आवर क्लोज किया तो अब वो जो पहला वाला बायस था वो इनवैलिडेट हो जाता है. तो अब हमारा बायस हो गया डाउन साइड का. अब हम वेट करेंगे डाउन साइड के लो को तोड़ने का और जब तक वो टूटेगा नहीं हम एंट्री नहीं लेते. ऐसा कई बार होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि 1 या 2 दिन ट्रेड ही ना आए क्योंकि मार्केट इतने लो रेंज पे चल रहा होता है पहले आवर के बाद कि कोई ट्रेड ही ना आए. होता है कभी कभार. तो इस दौरान हम विदाउट ट्रेड रहते हैं. लेकिन जैसे जब भी ये ट्रेड आ जाए नेक्स्ट हम फिर वी विल टेक एन एंट्री. ओके. सो दैट इज इन टर्म्स ऑफ एंट्री. और एंड ऑफ द डे मतलब शुरुआत एवरी डे एट 9:15 हम ये देखते हैं कि ईएमए की वैल्यू क्या है. अगर मान लेते हैं ट्रेड चल रहा है और वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं. तो अगर आज 9:15 बजे 36 का ईएमए लेके चल रहे हैं, अगर जो भी ईएमए की वैल्यू आएगी वो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. तो लेट्स सी चार्ट्स के थ्रू ये कैसा दिखता है. दिखाइए. ठीक है. तो लग तो बहुत सिंपल रहा है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चार्ट के थ्रू कि ये ट्रेड कैसा चल रहा है. तो अभी हम मोस्ट रीसेंट ट्रेड लेते हैं. लोग इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा नीचे जा रहा है. तो ये मैं बड़ा कर लेता हूँ. ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से ये आज के करीब 6 कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 कैंडल हैं क्योंकि अभी 2:15 हो रहा है. तो
छठा कैंडल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड है इसकी एंट्री आई 27th को। सो 27th को क्या हुआ, मार्केट नीचे जा रहा था और मार्केट नीचे गया और ये हमारा यहाँ पे जो आप देखेंगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज हुआ ये EMA 36 EMA चल रहा है और EMA के नीचे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब है कि दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बायस शॉर्ट हो गया और अगले ही कैंडल पे उसका जो लो था वो ब्रीच हो गया। ओके। तो ये हुआ करीब आप अगर स्पॉट पे देखोगे तो 19,720 पे हुआ ही, और यही आप फ्यूचर्स पे देखना चाहोगे तो ये करीब 19,800 के करीब होगा। तो वही ट्रेड अभी चल रहा है। तो आप देखोगे मेरे बुक में तो ये 19,840 पे मैं शॉर्ट हुआ हूँ। ओके, और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस EMA के थ्रू होगा। तो अभी तक ये स्टॉप लॉस चल ही रहा है। तो आज की डेट पे अगर आप देखोगे तो इसका स्टॉप लॉस करीब 19,730 पे चल रहा है और मैंने जो लगाया होगा स्टॉप लॉस वो 19,900 पे लगा रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो वो क्योंकि फ्यूचर्स के प्राइसिंग पे लगेगा ना, तो स्पॉट तो मैं आपको बस चार्ट दिखाने के लिए दिखा रहा था, लेकिन अगर हम फ्यूचर्स देखेंगे अगस्त का तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। तो आप चार्ट फ्यूचर्स का क्यों नहीं खोल लेते हैं? हाँ, तो चार्ट्स फ्यूचर्स का खोल लेते हैं तो वो इजी हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस उधर लगा। हाँ, स्टॉप लॉस उधर ही लगता है। ठीक है, तो ये रहा फ्यूचर्स का चार्ट ऑन एन आवरली बेसिस। तो ये रहा हमारी एंट्री जो आई करीब 19,870 दिखा रहा है वो, तो उसके अप्रॉक्सीमेट मैंने एवरेज किया होगा उसको, तो इसलिए 1840 का एंट्री है मेरा। और उसके बाद ये ट्रेंड तो चला ही जा रहा है नीचे। बट एक बार इसके पहले वाला ट्रेड में आते, हाँ, जब तो जब लॉन्ग ट्रेड आया तो मैं यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो चॉपिंग हुआ वो भी मैं उसके थ्रू वॉक करते हैं। हाँ। तो ये जो हमारा काफ़ी जो प्रॉफिटेबल ट्रेड चला ऑल टाइम हाई तक, इसकी एंट्री अगर आप देखें तो यहाँ मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम चल रहे हैं 13 तारीख को, 13th of July को। ओके, सो 13th of July को क्लोज हुआ EMA के ऊपर, तो पॉजिटिव ही बायस रहा। लेकिन उसके अगले कैंडल पे आप अगर देखोगे तो ना हाई तो ब्रीच नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री नहीं आती। एंट्री उसके सेकेंड कैंडल पे भी नहीं आई, थर्ड कैंडल पे भी नहीं आई, और फोर्थ कैंडल जो कि करीब 1 बजे हमने हाई को ब्रीच किया। अच्छा। तो इवन दो बायस लॉन्ग था, एंट्री हमारी मतलब 1:15 बजे वाली जो कैंडल थी उसी पे मतलब हमने। तो ये हर मॉर्निंग का रीसेट है आपका 9:15 से 10? हर मॉर्निंग पे नहीं, एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है उसके बाद का रीसेट है। ओके, अगर ट्रेड चल रहा है तो ठीक। ट्रेड चल रहा है तो हम बस स्टॉप लॉस लगा देंगे EMA के बेसिस पे। तो अगर कोई ट्रेड सपोज आज 12 बजे स्क्वायर अप हो गया, हाँ, आज 12 बजे जो तो 1 बजे का कैंडल, 1 बजे का कैंडल हम देखेंगे कि उसका बायस क्या आ रहा है, उसका लॉन्ग बायस आ रहा है कि शॉर्ट बायस आ रहा है। अच्छा। और एक बार बायस हो गया फिर हम वही लॉजिक लगाएंगे कि उस टाइम तक के डे हाई ब्रीच होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। ये जो ट्रेड खत्म हो जाता है उसके बाद वो लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेड की एंट्री आई आप देखोगे 14 तारीख को करीब 115 to 215 वाला जो कैंडल था उस पर हम लॉन्ग हो गए, और वो लॉन्ग चलता रहा। हर दिन हम EMA के बेसिस पे स्टॉप लॉस को अपडेट करेंगे 9:15 बजे, उसके बाद टच नहीं करना है जी। तो ये चलता रहा और यहाँ आया करीब 21 तारीख को। सो 21 तारीख को ये स्टॉप लॉस 2 o'clock के करीब 2:15 के कैंडल पे ये क्लोज हुआ और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हिट हो गया। अब इसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि अब क्या करें नेक्स्ट। तो 3:15 बजे का आप जो कैंडल देख रहे हो ये इनसाइड कैंडल हो गया। वो इनसाइड इसीलिए क्योंकि ना डे हाई ब्रीच हुआ ना डे लो। अच्छा, तो इसीलिए हमारा कोई ट्रेड ही नहीं आया उस दिन। अच्छा। ठीक है, क्योंकि 2:15 का कैंडल जो था जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो EMA के ऊपर हुआ, तो बायस तो ऊपर का था, लेकिन डे हाई तब जो करीब 19,965 पे चल रहा था वो ब्रीच नहीं हुआ, तो हम बिना किसी ट्रेड के डे को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आए हम अगले दिन। अब अगले दिन जो पहला कैंडल था काफी बड़ा कैंडल था, उसका क्लोज हुआ EMA के नीचे। ठीक है, अब उसके बाद पॉजिटिव हो गया बायस, तो बायस हुआ पॉजिटिव, लेकिन डे हाई यहाँ पे स्लाइटली ब्रीच हुआ था, शायद नहीं हुआ था, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये लॉन्ग ट्रेड ले ली होती उस दिन, ओके, क्योंकि ये ब्रीच हुआ तीसरे आवर पे, तो उसका स्टॉप लॉस तभी के तभी
हिट हो जाता। यहीं पर ही हो तो स्टॉप लॉस तो हाँ, पास ही नहीं, फर्स्ट डे का जो स्टॉप लॉस होता है, तो ये एक नुआंस है इस फर्स्ट डे का स्टॉप लॉस ईएमए नहीं होगा। फर्स्ट डे का स्टॉप लॉस ईएमए और लो ऑफ द डे विच एवर इज लोअर। अगर हम लॉन्ग ट्रेड पे हो, ओके, अगर हम शॉर्ट ट्रेड पे हो तो पहले दिन ईएमए और हाई ऑफ द डे विच एवर इज हाई। लेकिन स्टॉप लॉस का लॉजिक फर्स्ट डे अलग होता है और सब्सिक्वेंट डेज सेकेंड डे के ऑनवर्ड्स वो ईएमए हो जाता है। क्यों ऐसा? वो इसीलिए क्योंकि सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी इस ट्रेड में अगर हम ईएमए लेके चलें तो फर्स्ट डे पे आती है। तो फर्स्ट डे पे चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं कि ईएमए के आसपास वो चॉप करता रहे। तो उसको हमने अवॉइड कर लिया इस रूल से कि फर्स्ट डे को हम लो ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे को ही स्टॉप लॉस लेके चलें, लेकिन अगले दिन से ट्रेंड पकड़ लेगा वो। ठीक है, ओके। सो ये रहा वो लॉजिक जहाँ पे लो ऑफ द डे ब्रीच हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड वो तो 60% तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। हाँ, स्टॉप लॉस हो हिट जाने होते देते हैं, हो जाने देते हैं एनीवेज। और वो जो हिट होगा वो भी बहुत कम होगा क्योंकि इंट्राडे में मार्केट कितना ही मूव करेगा। तो वो स्टॉप लॉस वहीं के वहीं हिट हो गया और उसके बाद हमें अब लो बायस आ गया। अब लो बायस आ गया, अभी हम लेना है शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड आया नहीं क्योंकि ये लो ही ब्रीच नहीं हुआ उस दिन लो उस दिन ब्रीच नहीं हुआ। Okay. तो यहाँ हम देखें तो ये था लो करीब 19,800, वो कभी ब्रीच नहीं हुआ उसके बाद। तो ये दिन हम बिना ट्रेड के क्लोज कर देंगे। अब अगले दिन आ गए, अगले दिन फिर ईएमए के नीचे ही क्लोज हुआ मार्केट। पहले आवर के बाद 10:15 बजे बायस इज ऑन द डाउन साइड। उसके बाद 11:15 बजे वाली जो कैंडल थी उसने इसको ब्रीच कर लिया। तो शॉर्ट जाएंगे, तो शॉर्ट जाएंगे, बिल्कुल। तो शॉर्ट जाएंगे, इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? ऑन द हाई ऑफ द डे और ईएमए विच एवर इज ग्रेटर। हाँ, तो लेकिन ईएमए ग्रेटर था। अच्छा, तो ईएमए इसलिए ग्रेटर था क्योंकि ईएमए हाई के ऊपर है। ओके, तो हमने ईएमए पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये ट्रेड चला, स्टॉप लॉस उस दिन तो हिट नहीं होगा, चला। लेकिन अगले दिन ओपन होते साथ ही मार्केट ये जो फर्स्ट आवर में ही ईएमए को क्रॉस कर गया तो स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया। तो 2 ट्रेड हमारे लॉस में चले गए। ओके। उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बना और क्योंकि ये ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ पे फिर से हम लॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि अगले ही आवर पे ये लॉन्ग चला। और ये लॉन्ग जो है अगले दिन तक चला क्योंकि मार्केट तो ओपन हुआ ऊपर, लेकिन अगले दिन करीब 11:15 बजे के टाइम पे ये स्टॉप लॉस हिट कर गया। ओके, तो ये भी लॉस में गया। 3 ट्रेड अभी लॉस में चल रहे हैं। अब चौथा ट्रेड जो चल रहा है तो ये होपफुली पॉजिटिव रहेगा, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया क्योंकि यहाँ ये अगेन ईएमए के नीचे क्लोज हुआ और ईएमए बिल्कुल उसका जो लो था वो टूटा कल और ये अभी ट्रेड शॉर्ट चल रहा है। तो यूजुअली एक बड़ा ट्रेड आएगा जो 2-3 दिन या 1 हफ्ते चलेगा, उसके बाद 3 से 4 दिन थोड़ा चॉपी रहेगा और फिर आपको एक बड़ा ट्रेड देगा। सो मोटे तौर पे अगर आप एक महीने के लेवल पे देखोगे तो आपको 5 या 6 ट्रेड मिलेंगे। उस 5 या ट्रेड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा और बाकी जो 4 से 5 ट्रेड हैं वो लॉस मेकिंग रहेंगे। कोई तरीका है निकालने का कि वो 4 फिर तो होली ग्रेल बन जाएगा सर ये। वही तो ओके। डेटा से कुछ तो निकल जाएगा कि जनरली मंगलवार को जो करते हैं उसमें लॉस ही होता है। नहीं, डे वाइज तो ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें, लेकिन इन ऑल यही निकला कि भाई तो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ वो है ऑप्शंस, शॉर्ट ऑप्शंस पे अगर हम ट्रेड करने लगे। सो इंस्टेड ऑफ फ्यूचर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट हम अगर ऑप्शंस को शॉर्ट करने लगे डायरेक्शनली तो इसका विन रेट थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन वो एक अलग ही मॉडल बन जाता है, वो ऑप्शन मॉडल बनता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है क्योंकि उसमें फिर रोल ओवर भी ज़्यादा होंगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड मैं तो उसको फ्यूचर्स पे ही ट्रेड करूँगा। फ्यूचर्स पे भी ये बिल्कुल काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, सो दैट इज बट आप पैरेलली अपना ईटीएफ होल्ड करके बैठे हैं। हाँ, पैरेलली हम ये जो भी आप काम कर रहे हैं अपना फ्यूचर्स पे चल रहा है, पे फ्यूचर्स पे चल रहा है, जिसमें आपका नुकसान छोटा छोटा हो रहा है। हाँ, बट आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी नुकसान है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी नुकसान है, लेकिन जो इसमें गेन्स आते हैं वो काफ़ी बड़े आते हैं। 500 पॉइंट्स कवर कर लेते हैं हम, 1000 पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो ये सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कवर करके भी नेट ये पॉजिटिव ही रहता है। ये सर गेन में एक चीज मैंने देखा है कि जब गेन हो रहा होता है आपको वो शॉर्ट किया नीचे गया तो आप बॉटम में तो निकलते नहीं है, क्योंकि आपका तो वही है 36 डीएमए। तो पूरा ये जो रैली है नीचे से ऊपर वाली वो भी आप मिस कर जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद भी आप बोलते हैं उसके बाद भी ये पॉजिटिव होता है। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ आपको।
ओके अगर आप देखें तो लेट्स सी दिस वन, दिस वाज अ डिसेंट ट्रेड। ओके तो यहाँ हम करीब करीब लॉन्ग हुए 19,650 पे और हाई जो मार्केट का गया था 20,000 तक गया था। ठीक है तो नाउ दिस वाज अराउंड 350 पॉइंट्स। सो ये 350 पॉइंट्स पूरा तो कैप्चर नहीं हो सकता क्योंकि हम टॉप पे नहीं निकल रहे, लेकिन इसका लॉजिक इसका हिसाब ये है कि आप 70% कैप्चर कर लेते हो। अगर 1000 पॉइंट का मूव आया तो आप 700 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो। वैसे ही अगर 500 पॉइंट का आया तो आप करीब करीब 350 पॉइंट कैप्चर कर लेते हो। सो वो तो कोई तरीका नहीं है, टॉप पे निकलना तो कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है और बॉटम पे भी नहीं निकलना, क्योंकि पता नहीं हमें कितने दिन चलेगा। कभी कभार मार्केट बिल्कुल भी ईएमए के पास आता है फिर पलट जाता है और वो 1-2 हफ्ते चलता है। तो आपको इसके पहले का ट्रेंड दिखाऊं, ये देखिए उसके पहले का ट्रेंड है जो 18,950 पे स्टार्ट हुआ और ऑल द वे चला 19,500 तक। सो दैट ऑल्सो हैपन। सो अगर आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करना है तो वो थोड़ा बहुत तो वापस देना ही पड़ेगा मार्केट को। ओके सर आपने जो सिस्टम दिखाया पहले ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है और इसका विन रेट आपका 38%। करेक्ट सर मतलब हर ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में विन रेट थोड़ा सा कम ही होता है और इसमें ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट हमको देना मतलब देखना है सर इसमें मतलब प्रॉफिट फैक्टर कितना होता है, मतलब SQN जिसको बोलते हैं सिस्टम क्वालिटी नंबर कितना हो सकता है, मतलब इसका रेशियो मतलब मैं ये सुना है 1.75 के ऊपर अगर सिस्टम क्वालिटी नंबर हो तो उससे बढ़िया ट्रेडिंग सिस्टम था, अगर 2 पॉइंट ऊपर का हो तो और भी बढ़िया सिस्टम हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम मैक्सिमम रिटर्न नहीं आएगा तो इतना लॉस झेल नहीं पाएंगे हम लोग। करेक्ट तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। सो अगर आप मैं इसका आंसर इस तरीके से दूंगा, जो एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं किसी भी सिस्टम का, अगर वो पॉजिटिव हो इसका मतलब ये कि ऑन एन एवरेज वो ट्रेडिंग सिस्टम पैसा बना ही रहा है। ठीक है अगर हम सिर्फ फ्यूचर्स वाले पार्ट को लेते हैं, इक्विटी वाला तो साइड में चल रहा है, उसका तो पर्पस ही लेवरेज को कम करने का, लेकिन वहाँ से भी आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आप सिर्फ फ्यूचर्स वाले पार्ट को लेंगे तो इसका जो एक्सपेक्टेंसी है 0.3% है। इसका मतलब ये है कि हर ट्रेड में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे देखें तो 0.3% बनने के चांस होते हैं। तो दैट इज़ वन। और आप अगर रेशियो देखेंगे एवरेज लॉस वर्सेस एवरेज प्रॉफिट का, दैट इज़ अराउंड 1:3। अगर आप 100 पॉइंट लूज करते हैं ऑन एन एवरेज लॉस मेकिंग ट्रेड्स पे तो आप करीब करीब ऑन एन एवरेज 300 पॉइंट कमा रहे हैं। और इसका मैक्स ड्रॉडाउन कितना हो सकता है? इसका मैक्स ड्रॉडाउन क्योंकि हम पूरा का पूरा लेके चल रहे हैं। ठीक है व्हेन से पूरा का पूरा आपका जो 10 लाख का जो वैल्यू है उसको लेके चल रहे हैं, उसमें मैक्स ड्रॉडाउन बहुत ही कम होता है क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे ले रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे आज तक हिस्टोरिकली 15 साल में 13% वाज द मैक्स ड्रॉडाउन। ओके क्योंकि ये लॉन्ग शॉर्ट तो चलता ही रहता है साथ में, तो इसलिए ज़्यादा ड्रॉडाउन आता नहीं है। लेकिन आप अगर उसको सिर्फ फ्यूचर्स का ही पार्ट को देखने लगेंगे तो ड्रॉडाउन काफ़ी बढ़ जाएगा, तो 70-80% भी जा सकता है ड्रॉडाउन। तो इतना हो सकता है कि आपको कैपिटल फिर से ऐड करना पड़े क्योंकि आपका मार्जिन जो है वो अमाउंट ही चला जाए। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पूरी 10 लाख की वैल्यू लेके चल रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने मैक्सिमम मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डेट में है, तो इक्विटी में अगर जो मतलब मैं खरीद के उसको प्लेस करके तो वो बैलेंस रहता है फ्यूचर्स के साथ, लेकिन अगर मैं डेट में करूँ, डेट इंस्ट्रूमेंट में जो भी भारत बॉन्ड या कोई भी, तो उसके मतलब कैसे मैं फ्यूचर के साथ वो इक्वल कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसके बारे में आप डेट में भी 80% लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल है वो अलग दिखेगा। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। तो डेट में आपको यूजुअली साल भर का कितना मिलेगा, आप लॉन्ग टर्म में भी देखें तो 5 से 7% कुछ ना कुछ उसके बीच में मिलेगा। ठीक है तो वो अपना चलता रहेगा और वो बिल्कुल लीनियर रहेगा क्योंकि उसमें तो कोई भी फ्लक्चुएशन होने नहीं वाला। तो वो अच्छी चीज़ है, दैट इज़ वन। तो उसमें आप 20% जो आप कैपिटल साइड में रखोगे फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए, वो भी चलता रहेगा, तो उसका भी प्रॉफिट या लॉस जो भी चलेगा। लेकिन उसमें आपका जो वॉलेटिलिटी है ओवरऑल पोर्टफोलियो की वो निफ्टी से भी कम होगी। ओके वो इसीलिए क्योंकि आपका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है पूरे के पूरे इक्विटी कर्व में। तो आपका लॉस और प्रॉफिट जो है वो सिर्फ फ्यूचर में हो रहा है, उस पर तो हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप निफ्टी लेके चलते हो तो इससे आपका रिवॉर्ड तो बढ़ता ही है लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपने रिस्क तो पूरा का पूरा हटा दिया 80% कैपिटल से, आप वहाँ पे तो सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। तो जो भी रिस्क बचा
वो सिर्फ फ्यूचर में है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म पे जहाँ तक मैंने देखा है, अगर ऐसा अभी तो पिछले 15 साल से कभी मतलब मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन क्या पता आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल तक इंडेक्सेस ऊपर ना जाए। ऐसे टाइम फ्रेम पे वो जो डेट वाला जो सिस्टम है वो आउट परफॉर्म कर जाएगा इसको, क्योंकि वो आपको 7% या 5% तो देगा ही देगा। उसके ऊपर आपने जो फ्यूचर्स के ट्रेंड फॉलोइंग में कमा लिया वो कमा ही लिया। इसके अलावा मैं आपको एक और इनपुट देना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पैसा लॉन्ग ट्रेड्स में बनता है। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा आते नहीं हैं, बहुत कमी होते हैं। वो 2020 एक क्रैश था जहाँ पे आया, लेकिन अगर आप 15 साल की हिस्ट्री देखोगे पैसा तो लॉन्ग वाले ट्रेड्स में ही बनता है, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड्स ही ज़्यादा आते हैं। तो आप अगर उसको इनपुट लेके चलना चाहते हो और इस सिस्टम को ट्वीक करना चाहते हो तो आप उस पर भी सेलेक्टिव हो सकते हो कि आप सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ले लो, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई भी ट्वीक ना करें और सिर्फ डेट को ही लेके चलें तो भी ये सिस्टम बिल्कुल भी चलता है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल मोर स्टेबल दैन निफ्टी प्लस निफ्टी ETF प्लस फ्यूचर्स का जो रहेगा। सो इट विल बी मोर स्टेबल। ओके, मैंने एक प्रॉब्लम देखा है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का कि खड़ा बाजार के अंदर में ना ये विप्सॉस बहुत देता है, तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी आपके रिटर्न को लेके चला जाता है। बिल्कुल 2020 के बाद तो क्या ट्रेंडिंग मार्केट ज़्यादा था। ये फॉर्चुनेट हो सकता है आने वाला 2-3 साल भी ट्रेंडिंग रहे, तो सारे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का रिटर्न आपको बहुत अच्छा नजर आएगा। करेक्ट। लेकिन जब वो टाइम आएगा मार्केट, वो टाइम सर हिल ही नहीं रहा। वेग सर बहुत ही 2021 के दौरान हाँ। ये एक पीरियड आया था जो मैं स्पॉट के चार्ट के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि वो इतना बुरा पीरियड था। वो था 21, ये 23 चला। देखिए इसमें ना वो मूविंग एवरेज के इधर इधर बहुत करेगा, वो तो आपको परेशान मैं करेगा। आपको एक इतना गंदा पीरियड दिखाऊंगा विवेक सर जो कि 3 महीने तक, हाँ ओके, ये चला 19 आ गया, ये रहा 20, अब आते हैं 21 पे। ये कौन सा साल चल रहा है, एक सेकेंड, मैं डेली पे चला जाता हूँ, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, ये रहा कोविड का क्रैश। ओके, कोविड का क्रैश चला, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था। ओके, उसके बाद हाँ उसके बाद एक पीरियड आया ये 21 में। अगर मैं अवर्ली पे जाता हूँ, सो आई वांटेड टू शो, एक सेकेंड सर, इसी को पकड़ लेते हैं ना एग्जाम्पल। नहीं, वो बहुत ही गंदा पीरियड था जो 21 में आया था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे डेट दिखेगा तो शायद इन्फो, 1 सेकेंड, नहीं, ये पीरियड क्या था, नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो वी विल प्रोबेबली, कोई बात नहीं, आप कोई भी चार्ट देख लीजिए ना जिसमें ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, तो अगर आप ये देखते हो ना ऐसे ऊपर नीचे चार्ट, तो 21 मार्च अप्रैल मई 3 महीने, 2021 मार्च अप्रैल में 3 महीने ऐसा फेज चला जब हमारे 13 या 17 ट्रेड, जहाँ तक मुझे याद है, लॉस मेकिंग चले कंटिन्यूसली, एक के बाद एक। तो भले ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन चलते थे ट्रेड और स्टॉप लॉस हिट, फिर 1-2 दिन चलते थे ट्रेड, स्टॉप लॉस हिट। सो अगर 13 या 17 ट्रेड मानोगे आप 3 महीने की ड्यूरेशन में, इसका मतलब यह है कि 2-3 दिन चलते थे ट्रेड, उसके बाद चल ही नहीं रहे थे। तो वो पीरियड सबसे बुरा था, और इंडेक्स भी कहीं जा नहीं रहा है। ऑब्वियसली वो चॉप इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडेक्स कहीं जा नहीं रहा है, तो ना पैसे बन रहे हैं आपके जो ETF पे, और यहाँ पे लॉस चलते जा रहा है। तो वो पीरियड इस ट्रेंड फॉलोइंग के लिए सबसे बुरा होता है। तो इसको मैनेज करने का एक ही तरीका होता है, डाइवर्सिफाई अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास 80% कैपिटल तो बचा ही हुआ है, तो उससे आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो है ऑलरेडी यहाँ पे 20% का कैपिटल जो जिससे हम फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो 80% हमारे पास पड़ा ही हुआ है, उसको आप करके ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो वो आप एक अलग स्ट्रैटेजी चलता रहेगा, वो स्पेशली आपको सेव करेगा इस टाइम के दौरान, अगर आप करना चाहते हो तो। सो दैट्स द ओनली वे टू मैनेज। बट इसको ट्वीक करके
अगर हम करें, मैंने कोशिश भी करी थी, स्वाभाविक बात है कि ऐसे कौन लेना चाहेगा 13 ट्रेड्स लॉसेस के, लेकिन क्या होता है कि हमारी फिर एंट्री लेट हो जाती है। जो पॉजिटिव ट्रेड्स आते हैं ना, अच्छे ट्रेड, उनमें हमने ये देखा है कि शुरू के कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो मिस कर गए तो आपकी एंट्री फिर लेट हो जाएगी और आपके प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन तो आप लॉस में ही जाएगा, जो आपने बोला था, क्योंकि आप टॉप तो पकड़ नहीं रहे हो, बॉटम भी पकड़ नहीं रहे हो, तो लास्ट के कुछ दिन तो वेस्ट जाते ही हैं। अगर आपने शुरू के कुछ दिन भी मिस कर दिए तो फिर वो लेट एंट्री हो जाती है ट्रेड में, तो वो आप नहीं चाहोगे। सो दैट इज़ अनदर रीज़न। सर इफ यू कैन जस्ट जूम इट, सर वो जो चॉपी वाला जो पार्ट था जिसमें हमने टुवर्ड्स द एंड में सर ट्रेड, सर नहीं सर राइट साइड, राइट साइड, हाँ सर, ये जो लॉन्ग जो ग्रीन कैंडल ओपनिंग में बना, हाँ, तो सर हमने तो प्रीवियस डे वो शॉर्ट ट्रेड लिया था बिकॉज द ट्रेंड वाज गिविंग अस दैट सिग्नल। बट सर मान लीजिए अगर एंड सिंस इट इज एन ओवरनाइट पोजीशन, यस, मॉर्निंग में अगर वो एक मेजर गैप अगेंस्ट आता है हमारे, हाँ खुलता, तो इंट्राडे में तो हम मूविंग एवरेज या उसके साथ से स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो वी कैन एस्टिमेट कि इतना लॉस मेरा हो सकता है। बट ओवरनाइट में सर इफ देयर इज अ मेजर गैप अप, तो ये सर लॉस तो मतलब मूविंग एवरेज से काफी ऊपर भी हो सकता है, दैट कैन शेक द एंटायर पीएनएल। यस, करेक्ट। सो वेरी गुड पॉइंट। जो क्वेश्चन था आपका कि ओवरनाइट रिस्क कितना है, उसको हम 6 सिनेरियो से समझेंगे, ठीक है। तो पहला सिनेरियो ये, मार्केट जो हमारा है स्पॉट वो ऊपर जा रहा है और हम फ्यूचर्स पे लॉन्ग हैं, तो अगर हम फ्यूचर्स पे लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बन रहा है। तो सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फ्यूचर्स पे हम शॉर्ट हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा लॉस हो सकता है, लेकिन जो भी लॉस होते हैं टिपिकली ऑन एन एवरेज गैप लॉसेस जो हमने देखे हैं वो करीब 100 पॉइंट्स आपको आएंगे, ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं होगा। लेकिन कैपिटल तो हमारा स्टिल ओवरऑल कैपिटल के बेसिस पे आप देखेंगे जो 10 लाख लगा हुआ है उसमें स्टिल एक छोटा सा लॉस है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है और हम शॉर्ट हैं तो अगेन इट इज़ गुड, नेट नेट कैंसिल हो जाता है, ओके। और दूसरी चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है और हमारी कोई पोजीशन नहीं है तो हमारा ETF पे लॉस होगा, सो वो हो सकता है, ओके। लेकिन टिपिकली हम एक दिन के लिए विदाउट ट्रेड रहेंगे, अगले दिन वो शॉर्ट एक्टिव हो जाएगा अगर कंटिन्यूस चल रहा हो। तो हमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी बड़ा ट्रेंड आता है वो 1 या 2 दिन का नहीं होता, वो 1 या 2 हफ्ते का होगा। तो अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो इसीलिए ये सिस्टम 1 आध दिन में एक्टिवेट हो ही जाएगा, शॉर्ट आ ही जाता है। एक दूसरा ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और हमारा कोई पोजीशन नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा ही है क्योंकि हाँ ETF में पैसा बन रहा है। लेकिन सबसे रिस्की चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट नीचे गया और हमारा लॉन्ग पोजीशन था फ्यूचर्स में, तो वो सबसे रिस्की कॉम्बिनेशन है। वो कैसे होगा, तो हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर कल हम लॉन्ग थे किसी कारणवश, आप ETF में भी लॉन्ग थे और फ्यूचर में भी लॉन्ग थे। ETF में तो लॉन्ग है ही, उसमें कोई हम छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, लॉन्ग ही हो सकते हैं उसमें। फ्यूचर्स में हम लॉन्ग थे किसी कारणवश, लेकिन आज एक बहुत बड़ा गैप आ गया, डबल वैमी है। सो डबल वैमी है क्योंकि ETF पे तो आप लूज कर ही रहे हो, फ्यूचर्स पे भी आप लूज कर सकते हो। वो सिचुएशन बहुत ही बुरा है हमारे लिए। उसको अगर आप ये बहुत बड़े साइज पे ट्रेड कर रहे हो जैसे मैं करता हूँ, तो उसका एक ही तरीका ये है कि बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग ईयर और ट्रेडिंग पीरियड आप लॉन्ग टर्म पुट्स खरीद लो, ओके। जो मैं करता हूँ, जैसे मैंने ये किया था, मैं दिखा देता हूँ मेरे बुक में। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैंने ये पुट्स खरीद रखे हैं 17,500 दिसंबर के पुट, 17,000 के, ओके। तो इसका वो ब्लैक स्वॉन से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो इसीलिए कि मान लो अगर मैं लॉन्ग था और ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया ओवरनाइट जहाँ पे मार्केट की सर्क्यूट लग गई, तो मुझे अगर प्रोटेक्शन लेना हो तो मैं 1 to 2% ऑफ माई ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टेड उससे लॉन्ग टर्म पुट्स खरीद के रख लेता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ना मेरे को एक बात समझाइए। मैं देख रहा हूँ आपने लॉन्ग टर्म पुट ले रखा है, 5,100 क्वांटिटी ले रखा है। हाँ, आप कैसे डिसाइड करते हैं कितना क्वांटिटी का पुट लेना है? ओके, तो वो इसीलिए लिया हुआ है, वो एग्जैक्टली 3,600 होना चाहिए जितना मेरा फ्यूचर्स का पोजीशन साइजिंग है। लेकिन ये मैं कुछ फ्यूचर्स एक दूसरे अकाउंट पे भी लेता हूँ, तो लेकिन वो पुट मैंने इसमें लिया हुआ है उसके लिए। तो दिस शुड बी 1:1 दी लॉट साइज। हाँ, अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आप बस एक लॉट लॉन्ग टर्म का पुट ले लें, वो आपको कवर कर लेगा। पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएगा वो, लेकिन इतना बड़ा आपका लॉस नहीं होगा जितना वो हो सकता था। और आपने कैसे डिसाइड किया 17,000 का पुट लेना?
वो प्रीमियम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम। अब जैसे कि मान लेते हैं हम अब April 1 चल रहा है, अकाउंटिंग ईयर चालू हो रही है, आप आज लेना चाहते हो पुट। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो ठीक है, January 1 जो भी है डजंट मैटर। सो उस दिन आप देखें कि आपका अगर 10 लाख लगा हुआ है तो 10 लाख का मैक्सिमम 1.5%। अच्छा, ठीक है, उतना मैं प्रीमियम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उतना आप प्रीमियम सेलेक्ट कर लो, Okay. वो काफ़ी है। एंड दैट वुड टिपिकली बी क्वाइट आउट ऑफ मनी हो सकता है उस टाइम पे, लेकिन चलेगा। एंड ऑफ द डे ये एक एब्सोल्यूट ब्लैक स्वॉन के लिए है जो कि कभी नहीं हुआ है। ये एक बार 2011 में ऐसा कुछ हादसा हुआ था, भले वो ग्रीक क्राइसिस था या क्या मुझे याद नहीं, जब मार्केट ओवरनाइट इतना बड़ा, मतलब पिछले ट्रेड में लॉन्ग था लेकिन ओवरनाइट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। अब वो ट्विन टावर वाला कब हुआ था? वो तो 2001 में था क्या? 2000 नहीं 2000 हाँ 2001 में हुआ। हाँ, तो वो काफी 2011 में कुछ हुआ। 11 में कुछ और हुआ था, ऐसा बड़ा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो कि मुझे डेटा में देखा मैंने। सो 9/11 हाँ, सो 9/11 वाज हाँ 9/11 वाज 2001 हाँ करेक्ट। बट दिस वॉज समथिंग एल्स, दिस वॉज वन ऑफ दोज ग्रीक क्राइसिस हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था जिससे हमारा गैप डाउन हो गया था। चाइनीज़ करेंसी का कुछ चल रहा था, मुझे यहाँ तक याद है, कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, तो तब ये गैप डाउन हुआ था। सर्क्यूट नहीं हिट हुआ था लेकिन गैप डाउन हुआ था काफ़ी बड़ा। और गैप डाउन से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जब वो गैप डाउन होता है हमारा जो पोजीशन है वो शॉर्ट होना चाहिए था और वो लॉन्ग था इस इंसिडेंट में, बट अदरवाइज उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो ये 2% बेसिकली हेजिंग कॉस्ट आप, ये हेजिंग कॉस्ट आप रख के चलो, लेकिन मैं उन्हीं के लिए एडवाइस करूंगा कि आप उस ब्लैक स्वॉन से बचना चाहते हो तो। अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन साइजिंग छोटी है तो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू इन्वेस्ट दैट 2%। इफ यू वांट टू प्ले इट वेरी वेरी सेफ। मेरा तो ये 2% लॉस में ही जाता है, ये एक टर्म इंश्योरेंस की तरह है। तो जब आप ऑप्शन खरीदेंगे तो लॉस में ही चलता है। तो वो एक टर्म इंश्योरेंस की तरह है, आप बस उस ब्लैक स्वॉन के लिए वेट कर रहे हो जिस दिन वो आपको बचा ले, नहीं तो वो मैं तो यूज ही नहीं करता उसको। तो अभी जैसे आपको ये इसमें लॉस दिखा रहा है, हाँ, तो आपको अंदर से गिल्ट नहीं होता बेकार में पैसा लग गया इसमें? लेकिन अब क्या करें, मुझे मालूम है कि वो उस दिन के लिए मुझे ये चैन की नींद के लिए लेता हूँ मैं सर, ये कि अगर हाँ मुझे मालूम है मैंने तो वो ये पैसा जाना ही है, लॉस ही होना है इसमें, तो सोचता ही नहीं हूँ मैं उस बारे में मेरे साइज के लिए। सो बट या सो इट गिव्स यू अ गुड नाइट स्लीप कि कल सुबह अगर मैं उठा और कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ दुनिया में कहीं पे भी, संकट का कुछ वो आ गया टाइम, तो ये मुझे बचा लेगा। सही है बहुत। So that is the purpose. So with that, let's move into एक second. I was talking about the risks of the system, कि क्या बुरा हो सकता है। तो दो ही चीज़ें हैं इसमें, एक रेंज बाउंड मार्केट्स और ये जो गैप का रिस्क, जो मार्केट क्रैश वाला जो रिस्क है वो है। मोटे तौर पे अगर देखें तो ये दो तरीके के रिस्क हैं इसमें, कि अगर बहुत चॉपी चल रहा हो मार्केट तो हमारे फ्यूचर्स में लॉस हो जाएगा, और अगर हम लॉन्ग हो मार्केट में और तब इमीडिएटली गैप डाउन हो जाए तो वो रिस्क है। बट कुछ चीज़ें हम कवर कर सकते हैं जैसे कि पुट खरीद के, लेकिन सारे रिस्क तो हम इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू कवर नहीं कर पाएंगे। नहीं तो रिस्क अगर सारा ही कवर हो गया तो फिर पैसा कैसे बनेगा? हाँ, तो फिर पैसा कैसे बनेगा, बिल्कुल, तो होली ग्रेल भी हो जाएगा एक तरीके से, तो वो नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन द स्ट्रैटेजी। इसका रिटर्न बताइए ना। हाँ बिल्कुल। सो इसका रिटर्न हम देखते हैं कैसा चलता है मार्केट के साथ। ओके, इसके अगर हम रिटर्न्स देखें तो एक तरफ निफ्टी का रिटर्न चलता जाता है और दूसरी तरफ फ्यूचर्स का रिटर्न। ओके, सो 2009 से अगर आप देखें, 2009 मार्केट 75% ऊपर गया था, जहाँ से कैलेंडर ईयर, और इस स्ट्रैटेजी ने करीब 100% आपको दिया। ओके, अगर आप 75% प्लस 100% कर लेते हो तो 180% रिटर्न ऑन योर कैपिटल इन ए ईयर लाइक 2009। ओके, क्योंकि डबल हो जाता है आपका रिटर्न। सो वैसे ही आप कैसे होता है डबल रिटर्न? क्योंकि अगर आपने 2009 के बिगिनिंग में स्टार्ट किया होता जनवरी को, उस साल फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर मार्केट करीब 75% ऊपर गया, तो आपका ETF बढ़ा। ओके, उसके बाद आपके जो फ्यूचर्स ने जो आपके ट्रेड बनाए, अगर आप 10 लाख के जो कैपिटल के हिसाब से देखोगे तो वो करीब 100% आपका रिटर्न हो गया। अच्छा, फ्यूचर का एडिशनल रिटर्न है? हाँ, एडिशनल रिटर्न 100%। तो वो एक बहुत ही एनोमली था वो ईयर, जितना लॉस 2008 में हुआ उससे मोर देन दैट बन गया। लेकिन इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट?
दिस डज नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको करीब करीब इंक्लूड करना पड़ेगा, 3 और 4% चला जाता है। हाँ, सो दैट विल ऑलवेज, टैक्सेस तो अलग है लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्यूचर के अंदर में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगा तो वो चला जाएगा। हाँ, वो चला जाता है, इतना ट्रांजैक्शन हाँ नहीं होता। सो लेकिन अगर आप किसी भी साल देखें, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से 2020 ऑनवर्ड्स, 2020 इवन दो मार्केट क्रैश किया तो एंड ऑफ द ईयर मार्केट करीब 15% रिटर्न दिया, लेकिन उस 15% के ऊपर हमें करीब 40% रिटर्न फ्यूचर्स के ट्रेडिंग ने दिया। मतलब खाली हम आवली बेसिस पे 36 ईएमए को फॉलो करेंगे तो 40% रिटर्न दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। तो हम खाली वही काम कर लेना, हम ये क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं ETF वाला काम। वो अगर जो पूरे के पूरे स्विंग्स आते हैं आपके पीएनएल में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको थोड़ा मॉडरेट करने के लिए, उसको बस लेवरेज कम करने का तरीका है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं भले आप डेट में रख लो, उसको किसी में रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो स्विंग को कम करना है। सो बाय ऑन इटसेल्फ फ्यूचर सिस्टम भी चलता है। आपको चलाना चाहते हो विथ हाई पीएनएल वेरिएबिलिटी जो हम बोलते हैं क्वांट में, तो आप चलाइए, लेकिन आप उसको समझिए कि भाई उससे वेरिएशन बहुत आएगा पीएनएल में, आपको और ही हार्ट एक देगा वो, लेकिन चलेगा जरूर। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल अगर आप 15 सालों में देखोगे तो इसका जो कैगर बनता है वो करीब 23% का है, माइनस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हाँ, इन फ्यूचर्स। ठीक है, ओके। तो वो आप कितना, क्योंकि फ्यूचर में पोजीशन तो सिर्फ हम 20% का ले रहे हैं, तो उसका रिटर्न उतना अगर हम कम कर दें तो मोटे तौर पे यू वुड स्टिल बी एट अराउंड 19-20% आपका जो ओवरऑल इतने लॉन्ग ड्यूरेशन पे कैगर बन जाता है। ओके। सो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं लगा हुआ है, उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं, और अगर कुछ बुरा हुआ, अगर कोई नेगेटिव ईयर निकला, तो आप प्रोटेक्ट आपको करेगा ये सिस्टम, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग एंड शॉर्ट चलता रहता है। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। सो दीज हैव बीन द रिटर्न्स, एंड एज अ सेड कोई भी ऐसा ईयर मुझे नहीं दिखा मेरी ट्रेडिंग के दौरान, जब मैंने मतलब 2019 से, मैं तो 2017 से छोटे साइज पे चालू किया है, कभी भी नेगेटिव ईयर रहा नहीं मेरे लिए। अच्छा। सो सारे ईयर नेट पॉजिटिव ही रहे, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर एवर द इंडेक्स वाज। इंडेक्स ऊपर भी गया, नीचे गया, डजंट मैटर। दिस इज आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट योर पुट पोजीशन, या आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट माय, नहीं, इसमें पुट तो मैंने पुट का कॉस्ट नहीं लिया। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और पुट का कॉस्ट मैंने इसमें नहीं लिया। तो पुट अब आपके ऊपर है कि आप लेंगे कि नहीं। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, वो ऑब्वियसली। हाँ। सो पुट मैंने कहा कि मैं एडवाइस नहीं करता हूँ टिपिकली, अनलेस आपका बहुत बड़ा साइज नहीं हो कैपिटल, तो 10 लॉट्स 15 लॉट्स तक तो मैं तो एडवाइस ही नहीं करूँगा कि आप पुट लो। इट शुड नॉट इम्पैक्ट सो मच। ओके सर, एक क्वेश्चन है, आपने जब फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है, हाँ, तो उसमें प्रीमियम ऐड हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी अगस्त का फ्यूचर में 160 पॉइंट का प्रीमियम है, किस मंथ में 60 पॉइंट का भी प्रीमियम होता है। जब फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, उसका एडेड है। करेक्ट। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हो? तो रोल ओवर तो चलता रहेगा ट्रेड्स, ओके, क्योंकि स्पॉट पे तो ये हमने ये देखा है कि ये हमेशा जो रोल ओवर के टाइम में जो डिफरेंस आता है दैट इज़ नॉट लीनियर। सो उससे हमेशा लॉस नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि ट्रेड क्या था उस टाइम पे। ओके, सो जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट ही होगे या लॉन्ग ही होगे ना, कुछ भी हो सकता है। सो नेट जो उसका डिफरेंस आता है वो इवन आउट हो जाता है कभी कभी। एक चीज़ मैं सोच रहा था, अगर आप जब फ्यूचर लॉन्ग हो रहे हो, मैं डिव इन द मनी पुट शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रीमियम का डिफिस जो थीटा डी का वो भी एडवांटेज मिलेगा लॉन्ग, और शॉर्ट साइड में मैं फ्यूचर ही शॉर्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि उसको प्रीमियम का बेनिफिट में और डीके भी होगा, वो भी हमको एडवांटेज मिलेगा। तो इससे हो सकता है क्या? आप इस सिस्टम को एक कॉम्पस मेथड बोलते हैं। तो उसका मतलब यह है कि आप स्पॉट पे चलाओ इस सिस्टम को, उसके बाद आप 3-4 वेरिएशंस चला सकते हो उसमें। पहला वेरिएशन ये चला सकते हो आप सिर्फ इन द मनी आप कॉल्स खरीदो या पुट खरीदो। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग ऑन फ्यूचर्स यू कैन बाय एन इन द मनी कॉल, इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट ऑन फ्यूचर्स आप इन द मनी पुट खरीद सकते हो। उसमें थीटा डी के जो होता है वो आपके अगेंस्ट चल रहा होता है, तो उससे थोड़ा रिटर्न्स कम ही हो जाएगा, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, क्योंकि आपको 1 लाख रुपीज़ तो नहीं लगेंगे मार्जिन के, आप कम कॉस्ट में उसको चला सकते हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होगा। दैट इज़ वन अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच इज आप शॉर्ट साइड में चलो इसको। बिल्कुल, अगर फ्यूचर्स लॉन्ग चल रहा है तो आप पुट को शॉर्ट करो, और अगर फ्यूचर्स शॉर्ट चल रहा है तो आप कॉल को शॉर्ट करो, तो वो भी आप चल सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है थीटा डी के इज़ इन योर एडवांटेज। वहाँ पे यू कैन यूज़ वीकली ऑप्शंस ऑल्सो, तो
और जहाँ पे भी लॉस मेकिंग ट्रेड होते हैं शायद वहाँ पे भी आपका प्रॉफिट हो जाए। लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो चॉप कर रहा है, और यहाँ तो आपको डीके आपको मिल जाएगा, तो उसका रिटर्न प्रोफाइल थोड़ा अलग होगा क्योंकि यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय थीटा डीके। द थर्ड एंड मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच इज़ जो हम सिंथेटिक फ्यूचर्स बोलते हैं। तो जहाँ पे अगर लॉन्ग होगा तो आप कॉल बाय करोगे और पुट शॉर्ट कर लोगे और एक सिंथेटिक बना लोगे उसको, तो वो एक कॉम्प्लेक्स अप्रोच होता है। उसके फ़ायदे भी हैं क्योंकि उससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाता है और ये सारे जो हम रोल ओवर के जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं। तो दैट इज़ ये, अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक कॉम्पस मान के चलो कि मैं बस डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ इससे, बाकी मैं रन करने वाला हूँ उसको ऑप्शंस में, तो वो भी हो सकता है। ओके, वो ऑप्शन सेलर है इसीलिए उनका इंटरेस्ट ऑप्शन सेलर की तरह। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए भी विवेक जी, मेरे एक मेंटर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। उन्होंने कहा था कि भले ही आप ऑप्शन सेलर, डजेंट मैटर, लेकिन डायरेक्शनल बायस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सिस्टम आपको एक डायरेक्शनल बायस दे देता है और उसके ऊपर आप कुछ भी लेयर कर लो, आप उसको आप भले ही आप एक स्ट्रैडल सेलर हो या स्ट्रैंगल सेलर हो ऑन अ पोजिशनल बेसिस, या आप रेशियोज कर रहे हो, स्प्रेड्स कर रहे हो, लेकिन एक बार आपको बायस मिल जाता है तो आपके ट्रेड के जो ऑड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो यू कैन यूज इट विच एवर वे यू वांट। तेजी के बाजार में डेटा अच्छा ही लगेगा सर, ये मेरे को समझ फील हो बहुत अच्छा, और मार्केट लेकिन बाजार नहीं 70% ऑफ टाइम्स तेजी के माहौल से ही चलता है। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, अभी एज ए डेवलपिंग कंट्री आई डोंट फोरसी कि अगले कुछ साल कभी, मतलब रिसेशन की बात चल रही थी पिछले कुछ सालों से, लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा, मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। तो वैसे ही एज ए डेवलपिंग कंट्री मुझे तो लगता है कि इंडिया ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, भले ही वो किसी साल 5% ऊपर जाए, 10% ऊपर जाए, बट आई डोंट फोरसी कि ऐसा कुछ अगले 3-4 साल में मार्केट काफ़ी बड़ा कुछ रिसेशन ऐसा आ जाए, मुझे तो नहीं लगता। और तेज़ी के माहौल में जैसा आपने देखा, ये तो डबल प्रॉफिट ही देगा आपको, फ्यूचर्स में भी देगा और ETF में तो दे ही रहा है। कभी आपने संदीप जी ट्राई किया है कि ये आवरली बेसिस पे नहीं करके अगर डेली चार्ट में करें? बिल्कुल ट्राई जो किया, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हाँ, कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल किया है। आवरली बेसिस पे अगर ना करके हम अगर एंड ऑफ द डे बेसिस पे करें तो इसमें इसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता। रिटर्न रहेगा उसका, तो वो भी ट्राई किया है। ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे ना, फिर ट्रेड्स बहुत कम हो जाते हैं, रिटर्न भी कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर वो इतना कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए वॉलेटाइल इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी बेटर रहता है रादर देन निफ्टी काफ़ी मतलब स्लो चलता है तो रिटर्न भी कम हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप, मैंने एक सिस्टम बनाया है वो एंड ऑफ द डे चलता है, लेकिन बैंक निफ्टी पे बेटर चलता है कंपेयर टू निफ्टी। सो लेकिन उसको भी चला सकते हो आप। टाइम ड्यूरेशन अगर 1 घंटे को 2 घंटा करें तो उससे फर्क पड़ेगा कुछ? उससे फर्क तो पड़ेगा कुछ। तो आपने कभी ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश? ऑप्टिमाइजेशन मैंने, ऐसा कहते हैं सर क्वांट में, ऑप्टिमाइजेशन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल ओवर ऑप्टिमाइज हो जाए सिस्टम। तो कोशिश करी है मैंने, लेकिन जहाँ तक मुझे ये स्वीट स्पॉट 1 आवर में ही दिखा है। हाँ, ये लेकिन इसको ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश मैंने नहीं करी, क्योंकि अगर हम बहुत करने लगें तो शायद वो 1 साल काम करे, आगे जाके काम ना करे, ऐसा हो जाए। तो हमने ये जो देखा है, जो 1 आवर है, ये कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर चला है। इसको कोई भी ऐसा ईयर नहीं रहा, इसके फेजेस होते हैं 1-2 महीने के जहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली चलता ही है। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और करना चाहूँगा, तो मैं तो वो नेक्स्ट बैंक निफ्टी एंड ऑफ द डे वाला करूँगा। क्योंकि ठीक है, ये चल रहा है साइड में, मुझे कुछ और टाइम फ्रेम पे करना हो तो मैं तो एंड ऑफ द डे ही करूँगा। ओके, दैट इज हाउ आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने कभी इसको एल्गो में डाला है? कोई सोचा है एल्गो में कन्वर्ट हो जाए? एज अ सेड, मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो कि ये सिस्टम को ट्रेड करते हैं, उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ ऑन अ पर्सनल बेसिस। अच्छा, मैं तो खुद मैनुअली ट्रेड करता हूँ इसको, मैं एल्गो यूज नहीं करता, लेकिन हैं कुछ लोग जिन्होंने इसको एल्गो पे, क्योंकि ये तो पूरा मैथ है, सिंपल है, एल्गो बिल्कुल चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आई पर्सनली यूज मैनुअल एंट्रीज। मेरा एक ध्यान भी बना हुआ रहता है दिन भर कि क्या चल रहा है मार्केट में। हाँ, नहीं तो फिर वो अपने आप चलता है, शायद मैं भूल भी जाऊँ ये सिस्टम। तो इसलिए मैं तो मैनुअली करता हूँ उसको। ओके, श्योर। सो दैट इज व्हाट इट इज। मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्ट्रेटजी को अगर हम थोड़ा सा ट्विक करें और इसको अगर हम ऐसे समझें कि जो 36 का EMA आप यूज़ कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन 5 days है, डिवाइड्स इनटू, करेक्ट एंड
अगर हम देखें कि वीकली के ऊपर चल रहा है मार्केट, लास्ट वीक के ऊपर चल रहा है, हाँ। तो हम 36 मूविंग एवरेज के ऊपर सिर्फ बाई का ट्रेड लेंगे। और अगर मंथली बायस पॉजिटिव है कि मान लो कि लास्ट मंथ से ऊपर चल रहा है इस मंथ का मार्केट, तो हम सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड लें और नेगेटिव ट्रेड को फिल्टर कर दें। तो उस केस में क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपने कभी कैलकुलेट करके ऐसे देखा है? ये तो बहुत ही मतलब गलत गजब ही बात कर दी आपने। अभी आपने क्रिएटिविटी से स्ट्रेटजी बनाया, ठीक है, और आप इनके ऊपर बॉल फेंक दिया कि अब आप इसका रिटर्न बताइए। वेरी गुड थॉट प्रोसेस, लेकिन इसको बैक टेस्टिंग करके अपने को देखना चाहिए। हो सकता है रिटर्न बेटर हो जाए, हो सकता है रिटर्न कम भी हो जाए। वैसे इनका स्ट्रैटेजी में एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आप ये फिल्टरिंग मत कीजिए, बिकॉज स्ट्रैटेजी में ये फिल्टरिंग ऑटो एम्बेडेड है। क्योंकि एक तरफ ये लॉन्ग में बैठे हैं ना, तो अगर आप फ्यूचर पोजीशन में भी फिल्टरिंग करेंगे कि मैं लॉन्ग ही करूंगा या मैं शॉर्ट ही करूंगा, तब आई थिंक एसेंस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी चली जाती है। हाँ, दैट्स ट्रू। आप स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी बनाइए जिसमें आप लॉन्ग वाला को छोड़ दीजिए। स्टैंड अलोन 36 पीरियड मूविंग एवरेज वर्क करता है कि नहीं, और उसमें मैं खाली लॉन्ग ही लूँ, शॉर्ट नहीं लूँ, दैट आई थिंक यू कैन इवैल्यूएट इंडिपेंडेंटली। बट इन जनरल ये अगर आप कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं, अगर हिस्टोरिकली देखेंगे, लॉन्ग साइड ही पैसा कमाते हैं। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगेगा शायद कि शॉर्ट ट्रेड नहीं होते। शॉर्ट ट्रेड मार्केट आप देख ही रहे हैं ना, तो एक शॉर्ट ट्रेड आता है, वो 1-2 दिन चलता है, उसके बाद फिर लॉन्ग हो जाता है। तो 6 महीने में एक बार आपको कोई एक ऐसा शॉर्ट ट्रेड मिलेगा जो कि चल रहा हो, 1-2 हफ्ते हो, जो पैसा बना के देता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लॉन्ग ट्रेड ही होते हैं जो कि चलते हैं 1-2 हफ्ते। सो अगर सिलेक्शन में कुछ बायस लाना है और चेंज करना है, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो कि मैं सिर्फ लॉन्ग ही ट्रेड लूँगा, शॉर्ट तो लूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई शॉर्ट रिस्क नहीं है। अगर आपके ETF में पैसा नहीं लगा हो और आपका डेट में ही लगा हो पैसा, ऐसा कुछ हो, तो आप क्यों, आपका तो कोई डाउनसाइड रिस्क ही नहीं है, तो आप क्यों शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं? मान लीजिए म्यूचुअल फंड में भी हमारे इन्वेस्टमेंट है, तो ETF ना लेकर के जो 8 लाख रुपए आप ETF में इन्वेस्ट बिल्कुल चलेगा, म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, तो क्या है कि एक 8 to 10% का एक आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में डाल दें या डेट फंड में डालें, कहीं पे भी डालें चलेगा। लेकिन जहाँ तक आपने 80% लगाया हुआ हो, आपका जो लेवरेज वाला है वो आप बचे रहोगे उससे, क्योंकि ETF तो निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा। बिल्कुल, साइडवेज हो गया तो कुछ रिटर्न्स नहीं देगा। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ एक रिटर्न्स जो है एट रेगुलर टाइम पीरियड बनते रहेंगे। डिपेंड करता है। अगर आप एक्टिव फंड में हो तो शायद बन जाए, डिपेंड करता है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अगर आप इंडेक्स फंड में हो तो वो तो इंडेक्स के जितना इंडेक्स जाएगा उतना ही मिलेगा, कुछ ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा। डेट फंड में आपको ज़रूर मिल जाए कुछ, लेकिन इंडेक्स फंड में अगर आपने वो 80% जो पैसा है वो लगाया है, तो वो उतना ही मिलेगा आपको जितना इंडेक्स, उतना पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि फंड के भी कुछ कॉस्ट होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत तो उसका वो कॉस्ट चला जाता है, तो वो उतने परसेंटेज पॉइंट्स हटा के जितना रिटर्न मिलता है उतना ही मिलेगा आपको। चलिए कुछ तो आप व्हाट नेक्स्ट आप क्या कर रहे हैं? वेल, अब बिजी रखने के लिए और इसी में इनोवेट करने के लिए, इसी स्ट्रैटेजी पे, तो मैं अगला ऑप्शंस के डेटा को यूज़ करते हुए इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। ऑप्शंस वैसे आज की डेट में काफ़ी इजी हो गया एक्सेस डेटा का, लेकिन पहले मुश्किल था। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, हमारा सिग्नल लॉन्ग आता है या शॉर्ट आता है, क्या मैं उसको बाइंग के तौर पे ले सकता हूँ, ताकि अगर कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा 1 लाख नहीं लगाना चाहते, वो 20 लाख का एक्सपोजर, 20,000 का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो ऑप्शन बाइंग के थ्रू भी लिया जा सकता है। उसके रिटर्न्स इतने नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो होंगे। वो आपका अगर 80% जो लगा हुआ है ETF पे, उससे थोड़ा भी ज़्यादा दे दे, ठीक है, इतना नहीं देगा लेकिन थोड़ा भी ज़्यादा दे दे, तो भी वो एक बेनिफिशियल सिस्टम है। तो ऑप्शन बायर के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ मैं। उसी तरीके से ऑप्शन सेलर के लिए, क्या अगर वो बायस लेना चाहता है सिस्टम से और वो कुछ करना चाहता है, भले ही वो रेशो करे, भले ही वो डायरेक्शनल प्ले करे, तो उससे कुछ हो सकता है। तो ये 2 चीज़ों पे मैं थोड़ा मतलब अभी रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कुछ और सिस्टम बन जाए, लेकिन बेसिस यही रहेगा। तो बेसिस जो सिग्नल का रहेगा वो स्पॉट पे हम 36 EMA पे ले लेंगे, लेकिन उसका फिर यहाँ यूज़ करेंगे ऑप्शंस पे, तो उस पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मैं आपके। सही है, करते रहिए सर। लर्निंग इज परपेचुअल जर्नी, तो लगे रहिए आप भी, और हम भी लगे रहेंगे। और अगर कुछ आउटपुट मिले तो हमको ही बता दीजिएगा। अरे कहाँ जाऊँगा मैं, तो यहीं आऊँगा। हाँ। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव समझिएगा, इसका थॉट प्रोसेस समझिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट वन स्ट्रैटेजी विच जस्ट कल जाके इम्प्लीमेंट कर दीजिए। इस स्ट्रैटेजी का जो मुझे समझ में आया, सबसे बड़ा बेस ये है कि इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है, एब्सोल्यूट, और आप तेज़ी खेलना चाहते हैं इंडिया। हाँ, क्योंकि अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपको आपका मन पसंदीदा रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, वो करते ही फिर हम उसके बाद एडिशनल
और दूसरा इस स्ट्रेटजी का एडवांटेज जो मुझे समझ में आया, वेरी गुड एडवांटेज, कि आप अगर गलत साइड में चले गए मार्केट में कुछ भी हो गया, हो तो कुछ भी सकता है ना, होने को तो कल कुछ भी हो सुबह सकता है। उठेंगे पता लगा ये हो गया। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या हो सकता है, हाँ, पर कुछ भी हो सकता है। है। तो दिस इज अ गुड मॉडल वेयर यू आर काइंड ऑफ hedging yourself for any uncertainty by having a automated stock short position in futures. करेक्ट। और जो ऊपर का है कि पुट ऑप्शन लेके रख लो, ये तो अपने अपने नींद के ऊपर है। नींद की दवाई अच्छा लगा हाँ, कि पुट ऑप्शन इज एक्चुअली नींद की दवाई है। की वो रिस्क कि भैया आज लॉन्ग थे और कल कुछ हादसा हो गया मार्केट में, तो सुबह उठते साथ ही आप टेंशन में रहोगे, मालूम है ठीक है कुछ ना कुछ तो कवर हो जाएगा मेरा लॉस। सही है। चलिए, ये तो वीडियो हो गया आपके साथ। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। इट वाज रियली गुड इंटरेक्टिंग विथ यू। और Nice कुछ speaking with you. नया कॉन्सेप्ट, नया थॉट प्रोसेस मिला है तो इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा और अपने हिसाब से इसको अपने सांचे में डाल के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस कॉपी पेस्ट कर लें कल जो होने वाला है। और दूसरा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि संदीप जी वैसे इंडिपेंडेंट खुद का काम ही करते हैं। जितना मुझे पता है इनके बारे में, इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, न इनका कोई इंटेंशन है शायद वैसा, अगर है भी बाद में आएगा। और अगर आप कुछ कर रहे होंगे तो आपके दोनों के बीच का मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। अगर होगा तो बता दूंगा मेरा कोई अगर इसमें योगदान होगा तो, ठीक है ना? बिल्कुल डिस्क्लेमर देना जरूरी है आज। बिल्कुल। बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं। ट्रोल्स आ जाएंगे फिर। हाँ चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास आपके लिए, कॉन्सेप्ट ETF फ्यूचर्स मार्केट को मर्ज करके कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। और पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ तो लाइफ लॉन्ग जुड़िए ना, हाँ सब्सक्राइब करिए, मज़ा आएगा। साथ में मिलके सीख रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग यू शुड डेफिनेटली डू। और बस ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड में फिर से कुछ और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.